कि इधर गालीबाजों के समर्थन में कॉकरोच पार्टी वाले, इंडी वाले पूरा माहौल बना रहे हैं, लेकिन उधर उन पुलिस वालों की बात कोई नहीं कर रहा जो 20 जुलाई और उसके बाद हुई हिंसा की घटनाओं में घायल हुए। पुलिस वालों के सिर फट गए, लिंचिंग की कोशिश हुई, हिंसा में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। इसके बावजूद संसद से लेकर सोशल मीडिया तक पुलिस वालों की ही ट्रोलिंग हो रही है, उन्हें ही विलन बनाया जा रहा है। इस वजह से आज प्रदर्शन में घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों को सामने आना पड़ा और यह बताना पड़ा कि पुलिस वालों पर क्या बीती, उन्हें कितनी चोटें आई। आप सुनिए घायल पुलिसकर्मी की बेटी क्या बता रही है। यह भी जेन ज़ी ही है बॉस। उसके पापा जब घर आए तो कह रही है कि मेरे पापा की वर्दी पूरी खून से लथपथ थी। एक पत्नी बता रही है वहां की कैसे वो और उसकी 2 साल की बेटी बुरी तरह डर गए थे उस दिन। सुनिए जरा। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ क्राउडी मॉब एंड इट वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th and around 2 p.m. he was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। 20 जुलाई की रात देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। ये लोग इंसान थोड़ी हैं, इनके घर वाले पुलिस वाले जो हैं वो इंसान थोड़ी हैं। ये इंसान की कैटेगरी में मानते नहीं है ना ये लोग इनको, जो उस दिन कॉकरोच पार्टी वाले, इंडी गठबंधन वाले गाली देने वालों को भी माफ कर देने की बात कर रहे हैं, जो हिंसा करने वाले थे उन पर भी कोई कार्रवाई न करने की बात कर रहे हैं। वो तभी ना ये बात कर रहे हैं जब इनको कुछ मानते नहीं हैं। नहीं तो जिसके साथ ऐसा हुआ उसके साथ भी खड़े होते कि इसको भी न्याय दिलाओ, लेकिन इनको न्याय दिलाने की बात करेंगे तो स्टूडेंट का वोट कैसे लेंगे, उसको अपने साथ कैसे जोड़ेंगे। पुलिस कर्मियों के परिवार वाले इस बात से भी आहत हैं कि संसद में घायल पुलिस वालों की बात कोई नहीं कर रहा, उनके संयम और सहनशीलता की बात कोई नहीं कर रहा। हर कोई पुलिस वालों पर दोष मढ़ने में लगा हुआ। घायल पुलिस वालों के परिवार वाले चाहते हैं कि पुलिस वालों का भी पक्ष सामने आना चाहिए। जब मेरे फादर के साथ ये हुआ, आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। और पार्लियामेंट में भी इसके बारे में कुछ बात नहीं हो रही। लाइक पुलिस वालों का क्या, जिनको जो इंजर उनका क्या। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट था वो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, पर उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं थे, उसमें राउडीज थे, उसमें गुंडे थे जो इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करे थे टू क्रिएट केओस और पुलिस वालों को इंजर करने के लिए, उन्हें हर्ट करने के लिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि मेरे पापा जो एक पुलिस ऑफिसर है वो किसी ऐसे स्टूडेंट को हर्ट नहीं करेंगे, वो एक स्टूडेंट की केयर करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो ज़्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से, जो भी उनके हाथ में चीज़ें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था। मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज़्यादा मेरी रूह कांप गई थी। जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने जो एक्शन लिया उसके बचाव में अब पूर्व पुलिसकर्मी भी आ रहे हैं। पूर्व एसीपी केपी कुकरेती ने बताया कि संसद में गलत बयानबाजी हो रही है। फायरिंग का आदेश न गवर्नर देता है, न राज्यपाल देता है, न सीएम, न गृह मंत्री, बल्कि मौके पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारी हालात के हिसाब से फैसले लेते हैं। इसको न स्प्रेड होने देना। पार्लियामेंट के फ्लोर में कुछ रिस्पॉन्सिबल लीडर्स ने, ना तो वो पुलिस अफसर रहे, ना उन्होंने कोई ट्रेनिंग की, ना वो लॉ के एक्सपर्ट है, पता नहीं किस ग्राउंड में वो एक अपना वो दे रहे हैं कि भाई उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया
और आम पब्लिक जो हमारे देश की जनता है उसको कानून की इतनी नॉलेज नहीं है कि साहब होम मिनिस्टर ऑर्डर देते हैं और ये तो सब उनके ऑर्डर से हुआ है। तो वो एक बड़ा भ्रामक स्टेटमेंट जो है वो पब्लिक के पास गया, आम जनता के पास गया है कि भाई ये इस तरह से और ये हम गृह मंत्री होम मिनिस्टर देते हैं, जो सरासर गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। पुलिस के पास क्या साधन है, या तो पार्लियामेंट में उनको घुसने देते तो इससे ज्यादा बड़ी घटना घटती, इससे बड़ी घटना घटती, गोली चलानी ही पड़ती। और वो स्टैट्यूट में लिखा हुआ है एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में अगर पुलिस अफसर की जान को खतरा है, प्रोपोर्शनेट थ्रेट है, तो वो कोई भी एक्शन वाजिब होगा, मौके पे लेगा। वहां पर ना गवर्नर साहब, ना सीएम, ना होम मिनिस्टर, मौके का सीनियर अफसर या मौके का अफसर उसको डिसाइड करेगा। यानी पुलिस वाले ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर थोड़ा सा देश के बारे में सोचें और समझें कि पुलिस वालों को कैसे काम करना पड़ता है तो ऐसे सवाल उठाना बंद करें, क्योंकि अगर ये भीड़ संसद के अंदर घुस गई होती तो और भयावह स्थिति बन जाती। उन्हें रोकने के लिए तब गोली चलानी पड़ती। 20 जुलाई और उसके बाद के दिनों में पुलिस पर कई बार हमला हुआ, जवानों की लिंचिंग की कोशिश हुई, ये सब कैमरे पर है। इसके बावजूद घायल पुलिस वालों की बात कोई नहीं कर रहा। उनके परिवार को सामने आकर बताना पड़ा कि पुलिस वाले एक तरफा विलेन नहीं है, उनको भी चोटें आई हैं और बाद के दिनों में भी आई हैं। चलो उस दिन तो आपने कहा कि भाई उस दिन लाठीचार्ज हो गया तो पब्लिक ने मार दिया, बाकी के दिन यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडी गठबंधन वालों ने ऐसा नैरेटिव बना दिया कि दिल्ली पुलिस ने अमित शाह के ऑर्डर पर गोली चला दी। लेकिन पुलिस वालों पर इंडी गठबंधन वाले कुछ बोलने को तैयार नहीं। आज संसद में राहुल गांधी से सवाल किया गया तो वो जवाब देने की बजाय हर बार की तरह मीडिया को टारगेट करने लगे। राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बीजेपी के हो गया? नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बार बार बीजेपी का बोल देने का क्या मतलब है सर? राहुल गांधी का स्टैंडर्ड है और एसओपी कह लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई पूछ ले ऐसा सवाल जिसका जवाब उनको देते नहीं बनेगा तो उसको बीजेपी वाला बता देते हैं। ऐसे ऐसे रिपोर्टर जो सालों साल से कांग्रेस कवर करते आए हैं उनको भी इस तरीके से वो बीजेपी वाला बताते आए क्योंकि उनका सवाल उनको पसंद नहीं आया। और उनका दोष नहीं है। इस देश में सालों साल से एक ऐसी मीडिया रही है जिन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि राहुल जी आपको समोसा कैसा लगा, राहुल जी आपने जलेबी खाई, आपको जलेबी कैसा लगा, आपने समोसा का स्वाद नहीं बताया। तो उनको आदत है ऐसे सवालों की। जब कोई ढंग का सवाल पूछ ले तो उसको बीजेपी वाला बताओ, कट लो, निकल लो। आप सोचिए, राहुल गांधी से घायल पुलिस वालों के बारे में पूछा जा रहा है, तब भी कह रहे हैं बीजेपी से हो क्या? मतलब वो क्या चाहते हैं कि घायल पुलिस वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर बात मत करो। वो कह दिए कि गोली चल गई तो गोली चलने का सबूत ना भी हो तो भी मानो कि गोली चली, और फिर वो कहते हैं कि विपक्ष से सवाल क्यों पूछा जाता है। तो किससे पूछें? आपके एजेंडे को अगर पुलिस वालों का दर्द सूट नहीं करता तो आप नहीं बात करेंगे उस पर, क्योंकि वो आपके एजेंडे में फिट नहीं बैठ रहा है। इधर राहुल गांधी घायल पुलिसकर्मियों पर चुप है, उधर पीएम मोदी को भद्दी भद्दी गालियां देने वाली रुचिका सिंह एक इकोसिस्टम की पोस्टर गर्ल बन गई आज। अब जब कानूनी एक्शन हो रहा है तो रुचिका सिंह का आता पता नहीं, घर बंद है, रुचिका कहां है ये नहीं पता। उसके सोसाइटी वाले बता रहे हैं कि उन्होंने कई दिनों से उसको देखा ही नहीं। सुनिए रुचिका सिंह जहां रहती है उस सोसाइटी के गार्ड ने क्या बताया। यहाँ पे रहती थी रुचिका सिंह? जी हाँ, रुचिका यहाँ पे कई साल से रहती थी। रहती नहीं है अब। अच्छा, किसके साथ रहती हैं? सर अपनी मदर के साथ रहती तो आना जाना उनका रेगुलर रहता है या यहीं रहती? नहीं, रेगुलर रहता था। सुबह सर्विस के लिए जाती थी और ये पढ़ने जाती थी या सर्विस करती थी, इतना तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सुबह शाम यहाँ से आना जाना था। अभी कुछ दिन पहले कल परसों में यहाँ दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस की टीम्स आई थी। जी सर, यहाँ पे नोएडा पुलिस कल आई थी सुबह और यहाँ पे उन्होंने जानकारी जुटाई। उसके बाद में दिल्ली पुलिस आई, फिर उन्होंने जानकारी जुटाई। यहाँ पे वो टीम 1 घंटा रुकी और उन्होंने उनका कमरा फ्लैट में जाकर के चेक किया तो ताला लगा हुआ मिला। रुचिका के परिवार वाले कहां हैं इसकी कोई ज्यादा जानकारी नहीं, पुलिस तलाश कर रही है। इस बीच ये रुचिका के परिवार का पहला रिएक्शन इस पर आ गया है। दावा है कि रुचिका के परिवार ने पुलिस अधिकारियों को लिखित में माफीनामा दिया है। दावा है कि रुचिका की मां ने अपनी बेटी के बयान पर अफसोस जताया है। ये सारी बातें रुचिका की मां ने फोन पर उन सैलून ओनर को बताई जहां रुचिका काम करती थी। सुनिए सैलून की जो ओनर है शालिनी, वो क्या बता रही से बात करी। मैंने उनको बोला चलो कोई बात नहीं है, बच्ची है आपकी, गलती कर दी, गलती तो खैर नहीं है, मतलब बहुत
बिलंडर मतलब कह सकते मिस्टेक है वो, तो अगर कर दिए तो अभी आप स्टेशन जाओ, पुलिस स्टेशन जाओ और फिर वहाँ पे आप एक माफ़ीनामा दो, ठीक है, और उसको बोलो कि जैसे मीडिया पे उसने गाली दी थी वैसे ही आके वो एक माफ़ीनामा मांगे। मे भी हो सकता है कि चलो ठीक है बच्ची समझ के कुछ भी उसको माफ़ी मिल जाए। मतलब कल और आज में बात हुई थी तो वो कह रही कोई बात नहीं, मैं वो एक्चुअली वो बोल रही थी मैं दे आई हूँ, मैं माफ़ीनामा थाने में दे आई हूँ। ये जो कॉकरोच पार्टी वाले कह रहे हैं कि गाली दे ही दी तो क्या हो गया, या जो कह रहे हैं कि किसी पे कोई एक्शन ही मत लो, उन कॉकरोच पार्टी वालों को पुलिस को भी कहना चाहिए कि किसी पे कोई एक्शन नहीं होगा। ठीक है, वेल डन, बहुत बढ़िया। लेकिन जिन्होंने जैसी जैसी हरकतें वहां की थी, जो हम आपको टीवी पे दिखा नहीं सकते, जैसी जैसी गालियां उन लोगों ने दी थी, आप उन लोगों से वैसी वैसी गालियां उनसे बोलिए कि अपने घर में परिवार में मौजूद रह के एक हफ्ते दे के दिखाएं। रोज सुबह उठें, वैसी वैसी गाली दें, मां बाप से वैसी ही भाषा में बात करें, वैसी गंदी गंदी अश्लील इशारे करें, अपने घर में करके दिखाएं एक हफ्ता। फिर हम मान जाएंगे कि ये तो जेन ज़ी का स्वभाव है, वो तो ऐसे ही करता है, वो तो ऐसे ही बात करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। फिर जो ऐसा एक हफ्ता करके दिखाए अपने मां बाप के साथ, उसको माफ कर दीजिए। अपने मां बाप के साथ नहीं करोगे, अपने घर में नहीं करोगे, देश तुम्हारा घर नहीं है। यहां जो है वो भीड़ क्या दिखी, उसके बाद जो है जो मन में आया वो कर दिया, वो बोल दिया, और फिर कहा कि हम तो जेन ज़ी हैं, हम तो ऐसे ही करते हैं। तुमको सहना सीखना पड़ेगा, तो अपने घर में करके दिखाओ। फिर रुचिका सिंह के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए नोएडा के उस सैलून में जहां रुचिका ने कुछ दिन काम किया था, वहां हमारी टीम गई। सैलून ओनर का दावा है कि रुचिका सिंह ने सैलून में अपना नाम मैनशील बताया था। यह भी खुलासा हुआ है कि जब रुचिका को जॉब देने के लिए उसका आधार कार्ड मांगा गया तो उसने सैलून ही छोड़ दिया। सुनिए इस सैलून के ओनर टीपी त्रिपाठी क्या बता रहे हैं। उनका नाम रुचिका सिंह नहीं था, यहाँ पे जो नाम बताई वो मैनसिल बताई थी, मैनसिल। और यहाँ वो नेल आर्ट का काम सीखने आती थी। 2 दिन मैंने देखा, फिर हमने कहा ये लड़की कैसे आ रही थी, वह नेल आर्ट्स का काम सीखने आ रही है। फिर हम चेक किए तो उसका आधार कार्ड नहीं था। जब मुझसे आधार कार्ड मांगे तो 2 दिन 4 दिन टरकाती रही, यानी मैक्सिमम 1 हफ्ते या 10 दिन यहाँ पे काम सीखने आई। फिर रुचिका सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं वो क्या हैं और उसमें कितनी सजा हो सकती है वो सुन लीजिए। बीएनएस की धारा 352 लगाई गई है, यानी शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना। अधिकतम सजा 1 साल की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। बीएनएस की धारा 353(1) सार्वजनिक शांति में बाधा डालने वाली झूठी गलत जानकारी फैलाना, अधिकतम सजा 3 साल की जेल और जुर्माना या दोनों। बीएनएस धारा 356(1) ये मानहानि के अपराध से जुड़ी हुई है, अधिकतम सजा 2 साल की जेल और जुर्माना या दोनों। आप यह भी देखिए कि एक तरफ अपशब्द कहने वाले प्रदर्शनकारियों के समर्थन में इंडी वाले अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई दी जा रही है, लेकिन आज एक ऐसी चीज हुई जिसमें इंडी के अभिव्यक्ति की आजादी वाले स्टंट को एक्सपोज कर दिया। आज बांग्लादेश की जानी मानी लेखिका तस्लीमा नसरीन कोलकाता पहुंची। तस्लीमा नसरीन 19 साल के बाद कोलकाता पहुंची। तस्लीमा नसरीन ने एक किताब लिखी थी जिसे इस्लाम विरोधी बताया गया था। 2003 में बंगाल की सरकार ने किताब को बैन कर दिया था। वो आखिरी बार 2007 में कोलकाता आई थी। आज कोलकाता पहुंचने पर उन्होंने कहा कि मैंने कभी अपने मन से कोलकाता नहीं छोड़ा। बंगाल की सरकार ने मजबूर किया, सरकारें बदलती रहीं लेकिन मुझे कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब ऐसी सरकार बंगाल में आई है जिसने मुझे सुरक्षा का भरोसा दिया है। मैं तब जाकर कोलकाता आ सकी हूं, यह उन्होंने कहा। आप सोचिए, कट्टरपंथियों के डर से 19 साल तक एक जानी मानी लेखिका को बंगाल से दूर रखा गया। तब किसी अभिव्यक्ति की आजादी की कोई परवाह नहीं थी इन लोगों को। सुनिए तस्लीमा नसरीन को। Come to Kolkata because I didn't get security and I didn't get any support from other governments, but this government actually provided me with security so that I could come back.